This means that while energy is used by a system, it is not used up. Okay. Rather, it is converted from one form into another. Yani from the potential energy stored in the chemical bonds. Okay. That potential energy stored in the chemical bond, यानी कार्बोहाइड्रेट, अगर स्टार्च है मैक्रोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है लार्ज मॉलिक्यूल है, जिसमें एनर्जी प्लांट ने फिक्स कर लिया, सनलाइट का एनर्जी फिक्स करके ट्रैप करके कार्बन को फिक्स करके वहां एनर्जी को ट्रैप कर लिया है, तो उसमें क्या है, वो इट इज पोटेंशियल है, उसमें इसीलिए इसको पोटेंशियल एनर्जी बोला कहा गया, यानी पोटेंशियल है उस केमिकल बॉन्ड में कि आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ दोज बॉन्ड्स energy will be liberated. Okay, so the energy will be liberated into the form of heat and motion, kinetic energy form, say into kinetic energy of heat and motion, इसमें एनर्जी रिलीज होगा. सो अब सेल क्या करेगा, इस एनर्जी को रिलीज जब होगा तो इसको ट्रैप करने के लिए या इसको यूज करने के लिए दो रास्ते हैं, इस हीट को और मोशन को यूज कर लिया या ट्रैप कर लिया. Cells can conjugate transducers of energy. Okay, they are transducers of energy, conjugate transmitters of energy. Conjugate का literal meaning क्या है? Consummate means make a marriage or relationship complete by complete, conclude, finish, accomplish. Accomplish. Cells are accomplished. कंज्यूमेट यानी सेल्स जो है लास्ट नहीं, कंज्यूमेट को किस रेफरेंस में कह रहा है सोचना पड़ेगा. कंज्यूमेट ट्रांसड्यूसर्स ऑफ एनर्जी. ट्रांसड्यूसर्स ऑफ एनर्जी तो समझ में आ रहा है. ट्रांसड्यूसर्स ऑफ एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है. ओके, तो कंप्लीट हो सकता है. कंप्लीट कंज्यूमेट मतलब इसको कंज्यूम करना, यानी उस एनर्जी को कंज्यूम भी करना से. हाँ, यस सर, और कंज्यूम भी हो रहा है, और कंजम्पशन के दौरान उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में. एंड दे आर केपेबल ऑफ, these are capable of interconverting chemical, electromagnetic, magnetic and osmotic energy with great efficiency. ठीक है, तो केमिकल में बदल दिया. जैसे सर इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि सेल जो है सर कुछ को एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है और कुछ को रिलीज कर देती है. सारी एनर्जी को कंज्यूम 100% तो नहीं ना होता होगा सर. हाँ, वही हुआ 100. देखो कंजम्पशन मतलब हुआ कि सबको कंज्यूम किया 100% समझो, ठीक है. लेकिन इसका फिर ब्रांचिंग कर दो. कंज्यूम किया तो कुछ को उसने लोकोमोशन पर खर्च किया, कुछ को अपना केमिकल फॉर्म में एटीपी बना के रखा, कुछ को ग्लाइकोजन बना के रखा, अलग अलग उसको टाइप से कंज्यूम किया गया. लेकिन सब जो हुआ टोटल एनर्जी कंज्यूम हुआ. अगर स्टोर भी किया हुआ है तो उसमें क्या किया, स्टोर किया तो एक ऐसा थोड़ी कि जो खाया उसी को स्टोर कर लिया, नहीं ना. जो आप खाए वही डायरेक्ट तो स्टोर नहीं हुआ, वो पहले सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन हुआ, फिर सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होने के बाद उसका सिंथेसिस हुआ आपके मुताबिक. यानी आप स्टार्च को तो स्टोर नहीं किया, आपने स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाया, और फिर अगर वो ग्लूकोज बच गया तो उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना के अपने मुताबिक मैक्रोमोलिक्यूल जो है, क्योंकि आपका सोर्स जो था डिफरेंट था, पता है, जहां पर मैक्रोमोलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप, वो सेम मैक्रोमोलिक्यूल आप में स्टोर नहीं हुआ होगा, आपका सिस्टम डिफरेंट है, तो उसमें आपका डिफरेंट इंटरमीडिएट्स आर देयर. सो सेल्स आर कंज्यूमेट ट्रांसड्यूसर्स ऑफ एनर्जी. टोटल कंजम्पशन हो रहा है. सर ट्रांसड्यूसर्स मतलब वही ना कि जो एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे. हाँ, मतलब ट्रांसड्यूसर्स यहाँ पर कौन है, सेल है. तो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, सेल्स के जो अवयव हैं, इसके हिस्से जो हैं, या इसके प्रोटीन्स, एंजाइम, सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स जो भी होगा, एजेंट्स, दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो
सेल के अंदर अब देखिए जैसे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसडक्शन कैसे हो रहा है, केमिकल फॉर्म से आपका केमिकल फॉर्म में ही स्टोर हो रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट बैकबोन से एनर्जी निकल के एटीपी में स्टोर हो रहा है। फाइनल में क्या कर रहे थे आप, एटीपी बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, लास्ट में एटीपी बन रहा है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। कैपेबल ऑफ इंटर कन्वर्टिंग केमिकल, एक केमिकल से दूसरे केमिकल में ये इंटर कन्वर्ट हो रहा है आपका एनर्जी। ओके, यानी एक कंपाउंड ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बन गया, फ्रुक्टोज से ग्लूकोज फिर वापस बन सकते, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से जितने भी इंटरमीडिएट्स है उसमें क्यों सबका एनर्जी लेवल फिर अलग अलग है, सेम नहीं है। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का एनर्जी लेवल फ्री एनर्जी चेन एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा है, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का एनर्जी लेवल कम है, और दोनों के बीच में एक देयर इज ए डिफरेंस। फ्री एनर्जी चेंज जो हुआ वो ड्रिवन करेगा उस रिएक्शन को। एक सडन और ड्रास्टिक ड्रॉप नहीं है, एक स्लाइट ड्रॉप है, इसीलिए वो स्टेप वाइज मैनर में एनर्जी हार्वेस्ट हो रहा है, एक ड्रास्टिक ड्रॉप नहीं है। सो इंटर कन्वर्टिंग केमिकल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब आपका न्यूरॉन्स में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन है सोडियम पोटेशियम का, है कि नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कहाँ से आया ये एनर्जी, भी कहाँ से आया, फाइनल अल्टीमेटली तो सब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने से ही आ रहा है, केमिकल फॉर्म से ही इसमें ये ट्रांसफॉर्म हुआ। मैकेनिकल है, आप चल रहे हैं, स्केलेटल मसल जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो यहाँ भी केमिकल फॉर्म से आया एटीपी से। ओके, ऑस्मोटिक एनर्जी, जैसे कि आपका जितना भी बॉडी का अंग है एक पर्टिकुलर टाइप में उसका स्वेलिंग है या उसका एक डायमेंशन है, इतना वाटरी कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि उसमें वाटरी कंटेंट बढ़ गया, किसी का आंख सूज गया, गाल सूज गया, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एक पर्टिकुलर उसका एक ऑस्मोलैरिटिक प्रेशर मेंटेन्ड है। ओके, अगर ये गड़बड़ हो गया, ब्लड से पानी चला जाता है टिश्यू में, एडिमा हो गया, तो ये भी सब आपका जो है ऑल आर कमिंग फ्रॉम द वेयर, because cells are conjugate transducers of energy। सारा एनर्जी को ये कंज्यूम कर रहा है। ओके, जितना भी लिया इनटेक अपने हिसाब से ये इनटेक भी करता है, और जितना इनटेक किया उसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शंस मैकेनिज्म्स। देखिए फिगर 125 इसमें क्या हो रहा है, कुछ लोग चले गए क्या, समझ में आ रहा है, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। आगे बढ़े, क्योंकि ये वाला भी हम ये वाला भी डिस्कस कर लेना चाहते देखो देखिए ये फिगर 125 क्या है, सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस इन लिविंग सिस्टम्स। देखिए समझ में आएगा। न्यूट्रिएंट्स इन एनवायरनमेंट, ये हो गया एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स है, किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एज शुगर एंड फैट्स। एनर्जी यहां से आ रहा है न्यूट्रिएंट में, जो बॉन्ड्स है उसमें केमिकल फॉर्म में एनर्जी जो है पोटेंशियल स्टोर्ड है, या नहीं तो एनर्जी आ रहा है सनलाइट से। दो तरह से एनर्जी है, ये हेट्रोट्रोप यहां से लिया, ऑटोट्रोप्स जो है यहां से लिया। अब ले तो लिया, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर स्टोर्ड है। लेने के बाद क्या किया, सेल के अंदर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एनर्जी ट्रांसडक्शन अकॉम्प्लिश वर्क। एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में एनर्जी जब ट्रांसफर हो रहा है तो बीच में कुछ जो है एनर्जी चुरा लिया जाता है वर्क करने के लिए। चुरा लिया मतलब जो है निकाल लिया जाता है, इसीलिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो बीच में कुछ एनर्जी या हीट में डेसिपेट होगा या कुछ वर्क में भी किया जा सकता है उसका। तो वर्क जब निकाले, एनर्जी ट्रांसडक्शन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो
तो क्या क्या सेलुलर वर्क हो सकता है? केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस विद इन सेल, सेलुलर वर्क, केमिकल सिंथेसिस, मैकेनिकल वर्क, ऑस्मोटिक, रेगुलेटरी ग्रेडिएंट, लाइट प्रोडक्शन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ओके, यानी मतलब ये हो गया आपका डीएनए का, आरएनए का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस, लाइट प्रोडक्शन जुगनू वगैरह में होता है लाइट प्रोडक्शन। देखो ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बता ही दिए, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट न्यूरॉन्स में है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन्ड है तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दोनों का बैलेंस मेंटेन्ड है। मैकेनिकल वर्क स्ट्रक्चर, स्केलेटल मसल का, केमिकल। तो कहने का मतलब हुआ जितना एनर्जी जो है कहीं रुका हुआ नहीं है, ये फ्लो कर रहा है। ओके, फ्लो करते रहता है। आपने जितना एनर्जी लिया सब फ्लो किया, लेकिन जब फ्लो करने के क्रम में सम एनर्जी, कुछ एनर्जी जो है वर्क के रूप में, एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है हीट के रूप में निकल गया। तो आप कहोगे कि फ्लो कर किया तो फिर गया कहाँ एनर्जी, फिर बच के गया कहाँ? क्योंकि आप ओपन सिस्टम में मैटर का कंटिन्यूअस इन्फ्लक्स हो रहा है। आप खाना खा रहे हैं, अगले दिन मल त्याग भी तो कर रहे हैं। तो क्या किए, मैटर को आपने निकाल, बचा हुआ जितना एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना था, ओके, उससे आपने ले लिया और रेस्ट ऑफ द मैटर को आपने डिस्कार्ड कर दिया। एनर्जी ट्रांसडक्शन। तो जो रेस्ट ऑफ द मैटर को डिस्कार्ड किए तो उसमें स्टिल देयर इज एनर्जी। ओके, कंप्लीट नहीं हुआ है वो, बीच में आपको जितना लगा वो आपने कर लिया अपने हिसाब से। क्योंकि ह्यूमंस जो है थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट में रहते रहते ये एडवांस हो गए हैं, तो ये लोग ऊपर ऊपर का निकाल देते हैं, नीचे में भी रहता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स ड्राइव द टेक द एनर्जी फ्रॉम दैट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इसमें एंट्रोपी बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये बताइए। यहाँ पर एंट्रोपी का क्या पोजीशन है, रैंडमनेस का? यहाँ पर रैंडमनेस आपका बढ़ जाएगा ना सर? बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ पर दोनों हो रहा है, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। देखिए किस में बढ़ रहा है किस में घट रहा है। उमा क्यों लिख रही हो? न्यूट्रिएंट्स इन एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स सच एज, यहाँ पर था, इसमें इसका ब्रेक डाउन होगा, डाइजेशन होगा। ओके, तो जब डाइजेशन होगा तो उसका क्या हुआ, रैंडमनेस बढ़ा। अब सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वहां पर क्या हुआ, रैंडमनेस घटा। उसका क्या हुआ, कार्बन फिक्स हुआ तो रैंडमनेस घटा। कैसे रैंडमनेस घटा, कार्बन फिक्स हुआ तो हर CO2 मॉलिक्यूल जो गैसियस स्टेट में था एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में, प्लांट क्या किया, उसको कलेक्ट किया, CO2 अलग अलग CO2 मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट किया, सब एक एक कार्बन को जोड़ जोड़ के कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन बनाया जिसका नाम कार्बोहाइड्रेट, एक जगह इकट्ठा। तो रैंडमनेस क्या हुआ, सरियाया उसको, घटा यहाँ पर। और यहाँ पर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, अब जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर सनलाइट से ऑब्जर्व करने के बाद सेलुलर वर्क में, इसमें फिर रैंडमनेस बढ़ रहा है। केमिकल सिंथेसिस, अगर केमिकल सिंथेसिस हो रहा है जैसे फोटोसिंथेसिस तो रैंडमनेस घट रहा है। मैकेनिकल वर्क हो रहा है तो रैंडमनेस बढ़ रहा है। ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स मेंटेन्ड है तो देन रैंडमनेस क्या हो रहा है, बोलिए क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ पर रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग। अब देखिए लाइट प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, यहाँ पर क्या हो रहा है, रैंडमनेस घट रहा है। अब देखिए बाकी और इस सब प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा जो फ्री एनर्जी जो चेंज हो रहा था हर स्टेप पर, ठीक है, तो उसमें जो हीट एनर्जी जो है लिबरेट हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो सब जगह ये सब प्रोसेस में डेल्टा एस इज प्लस, कुछ में डेल्टा एस, यहाँ डेल्टा एस प्लस है, डेल्टा एस यहाँ माइनस है, कुछ में माइनस है, कुछ में प्लस है, यहाँ भी डेल्टा एस माइनस है, केमिकल सिंथेसिस। अब ये मैकेनिकल वर्क में भी देखना पड़ेगा कौन टाइप का मैकेनिकल वर्क है उसके आधार पर। ओके, अब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स अगर है तो यहाँ पर तो ऑर्डरली स्टेट है, सोडियम पोटेशियम का एक ही टाइप, कोई रैंडम ग्रेडियंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रैंडमनेस घट रहा है, तो यहाँ पर माइनस में है डेल्टा एस।
ओके, तो हम देखिए आगे। अब इसमें एनर्जी ट्रांसडक्शंस, अकम्प्लिशिंग वर्क, आगे क्या हुआ, इंक्रीज रैंडमनेस, एंट्रोपी इन द सराउंडिंग। इस सब प्रक्रिया में ये जो सेल कर रहा है, इस सब में कुछ प्रक्रिया जो है जिसमें यहाँ पर जो हम बोले किसमें घट रहा है रैंडमनेस, किसमें बढ़ रहा है, वो आप देखिए किसमें बढ़ रहा है किसमें घट रहा है, इसी को अलग कर दिया। जिसमें बढ़ रहा है रैंडमनेस, यानी इंक्रीज रैंडमनेस इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग में रैंडमनेस बढ़ रहा है। सॉरी, तो मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट्स, अब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुआ CO2 में, तो क्या हुआ, आपका रैंडमनेस बढ़ा दिया सराउंडिंग। ओवरऑल रैंडमनेस जो है एक प्रोसेस के होने का ओवरऑल डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव क्या होता है, ओवरऑल डेल्टा एस मतलब डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स शुड बी पॉजिटिव। नहीं, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स बराबर क्या होता है, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग। तो यहां पर मैं कैसे मेंटेन किए हुए हैं, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, सपोज इन दिस केस, इफ यू सी इन दिस केस, डेल्टा एस आपका सिस्टम में क्या हो रहा है डेल्टा एस के साथ, चूंकि ये ब्रेक डाउन हो रहा है इसका, और एनर्जी डेल्टा एस सिस्टम में भी आपका डेल्टा एस निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, एंड इन द, क्योंकि इस CO2 बाहर छोड़ा तो रैंडमनेस बढ़ा, तो वहां बाहर भी जो है डेल्टा एस जो है पॉजिटिव, तो दोनों मिला के डेल्टा एस इज पॉजिटिव। सो दिस विल हैपन, कोई दिक्कत नहीं, ये होगा, आराम से होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटाबॉलिज्म विल प्रोड्यूस कंपाउंड सिंपलर देन द इनिशियल फ्यूल मॉलिक्यूल CO2, अमोनिया, H2O, HPO4, इट विल हैपन। और ये होगा, ये स्वतः प्रक्रिया के द्वारा होगा, हो सकता है अपने आप हो जाए, कार्बोहाइड्रेट से CO2 बन जाए अपने आप, एक बार माचिस मारो अपने आप आग लग जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। एक इनिशियल उसको आपको देना पड़ेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि ये फेवरेबल है। डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग ऑल्सो इज इंक्रीजिंग, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड सो दोनों प्लस प्लस हो गया, तो ओवरऑल डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज पॉजिटिव। सो ये होगा ही होगा। ओके, तो अगर लिविंग सिस्टम है तो उसमें स्टेप वाइज मैनर में हो रहा है, तो एक बार लाइफ स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक पहले से दूसरा डिपेंडेंट है, दूसरे पर तीसरा डिपेंडेंट है, तो स्टेप वाइज मैनर में सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो एक बार लाइफ स्टार्ट हो गया तो स्पॉन्टेनियसली ये होते रहेगा, जब तक आप खाना खाते रहोगे होते, अब इनपुट ही बंद कर दोगे तो भी होते रहेगा ब्रेकडाउन। एक समय आएगा जब पूरा मैटर खत्म हो जाएगा, जब तब जाके डेथ होगा। लेकिन ये जो है प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होगा, दिस इज फेवरेबल, इट विल हैपन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट केस, सेकेंड केस, द डिक्रीज रैंडम, जहां पर एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है सिस्टम में, जैसे DNA, प्रोटीन, RNA का सिंथेसिस, सिंपल कंपाउंड्स पॉलीमराइज टू फॉर्म इंफॉर्मेशन रिच। तो यहां पर क्या हुआ, सिस्टम में किससे हुआ, ये लोग बना सिंपल मेटाबोलाइट्स, स्मॉल मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलोम्स में जो थे, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, उससे DNA, RNA, प्रोटीन बना। तो डिसऑर्डर्ड बहुत सारे थे, उस सब मिलकर के एक बने, एक एक बड़ा मॉलिक्यूल बना। तो यहाँ पर रैंडमनेस क्या हुआ, एंट्रोपी क्या हुआ, घट गया, एंट्रोपी क्या हुआ, घटा कि बढ़ा, डिक्रीज, डिक्रीज, हाँ एंट्रोपी डिक्रीज हुआ। तो एंट्रोपी जब डिक्रीज हुआ तो डेल्टा एस क्या हुआ, डेल्टा एस क्या, निगेटिव, निगेटिव हो गया। गुड, तो डेल्टा एस जब निगेटिव हो गया यहाँ पर, तो अब सराउंडिंग में क्या हो रहा है, इनवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, सराउंडिंग में क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि ये तो सराउंडिंग में गया ना, वेस्ट प्रोडक्ट ये निकल के सराउंडिंग में बॉडी में था। यहाँ पर क्या हो रहा है सराउंडिंग में, सराउंडिंग में कुछ नहीं हो रहा है, जो क्योंकि ये सिंथेसाइज होकर के सिस्टम में है, इसके मोनोमेरिक यूनिट्स जो थे वो सराउंडिंग से आए, फूड के बाद माध्यम से, न्यूट्रिएंट से, ठीक है, समझ रहे हो बात को, वो सराउंडिंग से आया, इसके अंदर तो उत्पन्न हुआ नहीं, सराउंडिंग से आया सिस्टम के अंदर।
ओपन सिस्टम था। तो सराउंडिंग इज नाउ, सराउंडिंग में इसके मोनोमेरिक यूनिट्स जो है कम हुए, लेस हुए, ठीक है, सराउंडिंग से कम हुआ इसका मोनोमेरिक यूनिट। तो जब इसका मोनोमेरिक यूनिट सराउंडिंग में कम हुआ तो ओवरऑल सराउंडिंग का एंट्रोपी जो है वो क्या हुआ, दैट ऑल्सो इज क्या हुआ, बढ़ा कि घटा। सराउंडिंग मतलब पूरा, लेकिन वो बहुत ही मिनिस्कुल फ्रैक्शन में है, पोर्शन में है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सिस्टम में के अंदर पता चल रहा है और सराउंडिंग विशाल है। सराउंडिंग से ये, अब मान लो कि आपने 2 रोटी खाया, 2 रोटी आपके बॉडी में गया, लेकिन सराउंडिंग में, यानी पूरा मुंगेर समझ लीजिए अगर सराउंडिंग है, तो मुंगेर में जितना भी आटा था उससे कितनी रोटियां बन सकती थी, लाखों रोटियां बन सकती थी। उन लाखों रोटियों में से 2 ही रोटी तो कम हुआ ना जो आप खाए, आपके सिस्टम में गया। ओके, तो सराउंडिंग में भी चेंज हुआ, लेकिन सराउंडिंग में क्या चेंज हुआ, बहुत ही कम फर्क पड़ा, सराउंडिंग को चेंज तो हुआ, बहुत कम फर्क पड़ा। तो ओवरऑल रैंडमनेस ऑफ द सराउंडिंग हैज आल्सो डिक्रीज्ड बिकॉज यू हैव टेकन इट, ठीक है। तो जब डिक्रीज हुआ तो डेल्टा एस क्या हो गया, वहां पर माइनस हो गया। सराउंडिंग का भी डेल्टा एस माइनस है और सिस्टम का भी डेल्टा एस माइनस है। अब दोनों मिलाकर के डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज नाउ माइनस। सो अब तो ये क्या होगा, ये हो सकता है खुद ब खुद ये रिएक्शन, ये इवेंट, जब डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स किसी एक प्रोसेस का निगेटिव हो जाए, ओके, निगेटिव में दिखाने लगे, तो क्या होगा, आपको वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा उस प्रोसेस को करवाने के लिए। इसीलिए हमको खाना खाने के लिए, ढूंढने के लिए वर्क करना पड़ता है, बाहर से खोज करके आप लिए, तो दैट इज वर्क, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इज डिक्रीज्ड, ओके, वो फेवरेबल नहीं है, तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसके लिए आपको ऊपर से मेहनत करना पड़ेगा। आपने वर्क किया, लिया, और ग्रहण करने के बाद भी कैटाबोलिज्म, उसका एनाबोलिज्म हुआ, पहले तो कैटाबोलिज्म हुआ, टूटा, टूटने के बाद फिर एनाबोलिज्म हुआ, डीएनए आरएनए बना, तो इसका भी डेल्टा एस हो गया आपका निगेटिव। तो डीएनए आरएनए भी सिंथेसिस में बहुत सारा एनर्जी खर्च होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जिसमें डेल्टा एस निगेटिव है, इसको ड्राइव करने के लिए वर्क करना पड़ा, और एक ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें खर्च हुआ। समझ में आया? कुछ पूछना है किसी को? हेलो, सो गए क्या? यस यस सर। जागे में कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो आज की कथा अब कल के लिए अब करेंगे। कुछ पूछना है? सर बी सेक्शन का बॉक्स एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन वाला? ये बॉक्स? बी नहीं, वही जो पिक्चर, नहीं ऊपर जो पिक्चर है। बी सेक्शन का सर, वो वाला। अच्छा, ये वाला डी, बी फॉर हाँ, बॉक्स। ये वाला। यस यही वाला। हाँ, इसमें कंफ्यूजन है, किसमें घट रहा है किसमें बढ़ रहा है। इसमें बी में बनना। यस सर। देखो देखो कि यहां पर ऊपर में लिखा है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस विद इन सेल, ठीक है। तो सेल के अंदर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरह के हो रहे हैं, एक कैटाबोलिज्म, एक एनाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म हो रहा है, सारा मेटाबोलिज्म है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबोलिज्म इज इक्वल टू एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म। अब कैटाबोलिज्म में क्या हो रहा है, आपका रैंडमनेस बढ़ रहा है, क्योंकि larger molecules, macromolecules is being broken down into the simple molecules, and in anabolism simple molecule से complex molecule बन रहा है, बड़ा molecule बन रहा है। तो anabolism में randomness क्या हो रहा है, घट रहा है, डेल्टा एस माइनस हो रहा है। तो डेल्टा एस जब माइनस है तो वहां एनर्जी काफी मात्रा में लगानी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन हो पाए, क्योंकि अपने आप नहीं होगा स्पॉन्टेनियस। लेकिन जहां पर डेल्टा एस पॉजिटिव है, वो
स्पॉन्टेनियस हो सकता है रिएक्शन, ठीक है, हो सकता है स्पॉन्टेनियस अपने आप। जैसे कि अगर आपने माचिस मार दिया एक कागज में, थ्रेशोल्ड एनर्जी दे दिया तो वो जलने लगेगा स्पॉन्टेनियसली। अब जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा पेपर तब तक वो जलता रहेगा। हम लोग के केस में स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि आप खाए तो खाने के बाद अब भरे ही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें चूंकि मैकेनिकल वहां एटीपी खर्च होगा, लेकिन डाइजेशन में कोई एज सच एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है वहां ब्रेक डाउन में। ओके, स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू डाइसेक्राइड्स बाय एंजाइम, सिंपल एंजाइम है, उस सबको ब्रेक कर दे रहा है, कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है वहां, ठीक है। उसके बाद चूंकि ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होता है, और सिंथेसिस ऑफ द बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड में क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है। एनर्जी कंज्यूम। समझ रहे बात को? तो यही एक फैक्टर है डेल्टा एस पॉजिटिव हो। अब आगे आपको अगर हम इसमें होगा फ्री एनर्जी चेंज कहीं, तो आप देखोगे एंथैल्पी भी आएगा डेल्टा एच। तो डेल्टा एच कंपोनेंट एंड डेल्टा एस कंपोनेंट ये रिएक्शन है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं इसको। और इसमें डेल्टा एच एंड डेल्टा एस कंबाइन होके आपको, आप सुने होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, वैसा रिएक्शन एनर्जी रिलीज होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी दें तब होता है वो रिएक्शन। तो ये इसी दोनों पर निर्भर करता है। अगर डेल्टा एस कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, ओके, इन द पॉजिटिव सेंस, तो वो क्या होगा, अपने आप रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा एच कंपोनेंट माइनस में है तो डेल्टा एस, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा कि कितना पॉजिटिव आ रहा है। तो डेल्टा एस जो है एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि सिचुएशन फेवरेबल है कि नहीं। तो ओवरऑल कब फेवरेबल होता है, जब डेल्टा एस पॉजिटिव हो यूनिवर्स का। इसमें हमेशा आप याद रखिए दो कंपोनेंट, यूनिवर्स एंड सराउंडिंग, ठीक है। भले ही सराउंडिंग का, सिस्टम का डेल्टा एस निगेटिव हो, यानी कि एनाबोलिज्म हो रहा है, तो डेल्टा एस निगेटिव हो गया, लेकिन सेम मात्रा में सराउंडिंग में भी डेल्टा एस पॉजिटिव हो। सेम मात्रा में क्या, उससे ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा एस सराउंडिंग का, ताकि ओवरऑल डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर जो दो तरह के हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, उसमें देखिए सेलुलर वर्क हो रहा है। केमिकल सिंथेसिस जो है आपका, मान लीजिए जैसे ग्लूकोज का सिंथेसिस इन प्लांट, और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस इन एनिमल, या स्टार्च का, बहुत सारा एग्जांपल, स्टार्च का सिंथेसिस, ये सब एनाबोलिक रिएक्शन जो है आपके हो गए क्या, जिसमें डेल्टा एस इज पॉजिटिव, निगेटिव, सॉरी निगेटिव, हाँ निगेटिव, डेल्टा एस निगेटिव। और मैकेनिकल वर्क जब हो रहा है, मैकेनिकल वर्क कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, एटीपी खर्च होगा तभी आएगा। स्केलेटल मसल तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, एनर्जी कहाँ से आया, एटीपी से आया। तो एटीपी क्या था आपका, एक ऑर्डर्ड था, ऑर्डर्ड फॉर्म में बहुत सारा एटीपी में एनर्जी स्टोर्ड है, वो एटीपी का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये मैकेनिकल वर्क में क्या हो रहा है, आपका रैंडमनेस बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। अब ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स है, तो ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स मेंटेन किया गया, यानी इसमें वर्क करना पड़ा। तो वर्क करना पड़ा अगेंस्ट whom, अगेंस्ट डिसऑर्डरनेस वर्क करना पड़ा। तो यहाँ पर डेल्टा एस जो है आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, सोडियम पोटेशियम का अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक जोन में न्यूरॉन में देखो ना मेंटेन, ऐसा तो नहीं ना उल्टा पुल्टा हो जाए, उल्टा पुल्टा हो गया तो वो इंपल्स उल्टा हो जाएगा। ओके, तो एक पर्टिकुलर उसका अरेंजमेंट है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर डेल्टा एस क्या हो गया, फिर पॉजिटिव होगा, निगेटिव हुआ ना, बढ़ रहा है ना सर डिसऑर्डरनेस। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट मेंटेन्ड है, ऑर्डर्ड है, तो यहाँ पर रैंडमनेस बढ़ा कि घटा, रैंडमनेस बढ़ गया सर, घटा ना, एटीपी यूज करेंगे ना, घटा ना रैंडमनेस। आयन का रैंडमनेस, आयंस आर अरेंज और नॉट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अरेंज रहता है, अरेंज रहता है। ऑर्डर, हम सब की बात कर रहे हैं ओवरऑल। ओके, आयंस आर अरेंज्ड, ये जो फंक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट किस वजह से आ रहा है, एटीपी की वजह से तो नहीं आ रहा ना। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इज बिकॉज ऑफ द सोडियम पोटेशियम ग्रेडियंट,
across the plasma membrane. Because of that, so electrical gradient is because of the ordered arrangement of sodium potassium ions. Yes or no? इसमें कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन है, देखो दिखाते हैं। अब हम फोटो निकालते हैं। आप अगर देखे होंगे, बहुत ही अच्छी बात है, पूछना चाहिए। सबको हम बोलते हैं पूछो, जब तक नहीं समझ में आए पूछते जाओ, क्योंकि नहीं हो अगर समझोगे तो आगे फिर बढ़ जाओगे, फिर उस चीज को सीखने के लिए क्या लौट क्या होगे दोबारा, क्या वहां पर सीखने नहीं ना। जो भी सीखोगे अभी सीखो, अभी देखो। नहीं, कहाँ गया ये? दिख रहा है कहाँ? स्क्रीन मेरा क्या दिख रहा है अभी आपको? कुछ नहीं दिख रहा है। आपका आपका अच्छा, मेरा ये फोटो दिख रहा है नहीं? एक सेकंड, कहाँ गया अभी? अब क्या था? इलेक्ट्रिकल Capital E. आयोनिक ग्रेडियंट सिर्फ न्यूरॉन्स ही नहीं, सेल के भी बाहर। बताइए, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मेंटेन्ड है, अंदर में निगेटिव ज्यादा इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ये ऑर्डर्ड है कि डिसऑर्डर्ड है? इतना सिंपल नहीं बता सकते हैं आप? ऑर्डर्ड है सर। ऑर्डर्ड है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है मेंटेन, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी आ रहा है इस ग्रेडियंट की वजह से आ रहा है ना। ये भले ये इसके पीछे का फोर्स एटीपी भले है, एटीपी का एनर्जी, ओके, बट अगर हम इसकी बात करें सिर्फ इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, ग्रेडियंट की जो मेंटेन, अब इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, एकदम तार जैसा आगे जाएगा, तो ये ऑर्डर्ड है ना। So this is ordered. That is why I'm saying, उस फिगर पर जाइए आप, ये इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट्स में क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए जो आयंस जो अदरवाइज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, अदर टाइप ऑफ सेल जो रैंडमली थे, अब यहाँ पर ऑर्डर्ड हो गया है। तो यहाँ पर क्या है? रैंडमनेस आपका घटा कि बढ़ा? घट गया सर। समझ में आया ये बात? तो डेल्टा एस आपका क्या हुआ? निगेटिव हुआ। ओके, अब लाइट प्रोडक्शन में क्या हो रहा है? लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ये आप सोचिए। बढ़ रहा है। लाइट प्रोड्यूस तो बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है सर। ठीक है ना, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक तो सबसे पहले कि आपका एनर्जी जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है? एटीपी से आ रहा है, पहली बात। एटीपी से केमिकल एनर्जी जो है आपका फोटोन क्रिएट हुआ बाय स्पेशल मैकेनिज्म, सेल जो थे वहां पर फोटोन्स क्रिएट होकर लाइट क्या है, डिफ्रैक्ट होकर लाइट प्रोड्यूस होकर बहुत तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी आपका डिसऑर्डर हो रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा एस इज पॉजिटिव। अब यहाँ पर एनाबोलिज्म है, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे हो रहा है? जीन एक्सप्रेस हो रहा है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो क्या हुआ? ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? डेल्टा एस घट रहा है, बढ़ रहा है सर। डेल्टा एस बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर ये ट्रांसफर हो रहा है तो बढ़ना चाहिए ना सर। गिंधा हो क्या? नहीं सर, स्नेहा। स्नेहा सर घटना चाहिए, घटना चाहिए। एनाबॉलिज्म में घटता है सर, बट यहाँ पे ट्रांसफर ना हो रहा है सर। देखिए ट्रांसफर कैसे हो रहा है?
ट्रांसफर कैसे हो रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो एंड प्रोसेसिंग, एक पूरा चैप्टर है। कैसे होता है, कैसे हो रहा है जेनेटिक? जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता जीन है? में जीन, अगर हम कहें कि ये जीन एक्सप्रेस हुआ है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब, एक सेकेंड। हाँ सर, चार्जर का आवश्यकता नहीं है सर, चार्ज है ना? नहीं नहीं, जो मेरे पास है चार्जर, मेरे पास लैपटॉप का, सरकारी लैपटॉप है ना वो भी आपका? हाँ हाँ, उसका मेरे पास भी है, चार्जर है उसका, आप भिजवा दीजिए। सुनिए ना सर, अभी क्लास ले रहे हैं, 10 मिनट हो गए सर। कमल जी जा रहे हैं, अच्छा भेजिए भेजिए। ओके। हाँ, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में क्या हो रहा है आपका? मेरी आवाज आ रही है? म्यूट तो नहीं है? नहीं, ठीक। यस सर। यस देखिए, जीन एक्सप्रेस होने का मतलब हुआ कि जीन कैसे एक्सप्रेस होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी एक्सप्रेस होगा ना। जीन यस सर। ट्रांसक्राइब होगा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या? सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए इज व्हाट? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक? मेटाबॉलिक। एनाबॉलिक। तो एनाबॉलिक है तो क्या हुआ यहाँ पर? रैंडमनेस बढ़ा कि घटा? डिसऑर्डर बढ़ा, घट गया, घट जाएगा सर। घटा। तो डेल्टा एस क्या हुआ? माइनस की प्लस? नेगेटिव होगा नेगेटिव। नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। सर ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग। हाँ सर। हाँ हाँ, अब ये देखो, अब क्लास बंद हो जाएगी, 1 मिनट से भी कम समय बचा है। अब हम कल पढ़ेंगे। ओके, मुझे कुछ काम भी है ऑफिस से। ओके सर। ओके ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर सब। थैंक यू सर। बाय बाय। यू टू सर। You too, sir.